नमस्कार दोस्तों, उस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे शुरू करते हैं। माजिद हुसैन की बुक है जिसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो किरीट या कोरोना किसे कहते हैं? सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है, जो दृश्य प्रकाश में प्रकाश मंडल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक धुंधली होती है। यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। तो किरीट या कोरोना तीसरी परत है, सूर्यमंडल की तीसरी परत है, जो प्रकाश मंडल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक धुंधली है। और ये केवल कब देखी जाती है? ये किरीट या कोरोना कब देखा जाता है? ये केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही देख सकते हैं। ये सफ़ेद स्टीमर या आयनित गैस के प्लम के रूप में प्रकट होता है, जो अंतरिक्ष के बाहर की ओर फैल रहे सूरज के कोरोना में तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जैसे ही ठंडी गैसें होती हैं, वे सौर पौने बन जाती है और ये अत्यधिक क्षेत्र पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन करने का एक शक्तिशाली स्रोत है। तो किरीट या कोरोना क्षेत्र क्या है? सूर्य की वायुमंडल की तीसरी परत है और इसके मतलब आकार धुंधला हो जाता है, 10 लाख गुना ज़्यादा धुंधला हो जाता है। और ये क्षेत्र मतलब किरीट या कोरोना क्षेत्र पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जित करती है। अब क्या है सूर्य कलंक? सनस्पॉट सूर्य कलंक क्या है? सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहा जाता है। तो सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहा जाता है। सूर्य के इन कलंकों सनस्पॉट का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य कलंक की औसत आयु चंद दिनों से लेकर कुछ महीनों तक होती है। प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को प्रच्छाया कहते हैं। प्रत्येक सूर्य के मध्य भाग को प्रच्छाया अम्बरा कहते हैं और प्रकाशित भाग को पेनुम्ब्रा कहते हैं या उपछाया कहते हैं। ये एक सूर्य मतलब मध्य भाग को तो प्रच्छाया कहते हैं, अम्बरा कहते हैं, और प्रकाशित भाग को उपछाया कहते हैं या पेनुम्ब्रा कहते हैं। एक सूर्य कलंकी चक्र 11 वर्ष का होता है। एक सूर्य कलंकी चक्र में सूर्य कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि जब सूर्य कलंक उत्पन्न नहीं होते हैं तब सूर्य का तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। सूर्य कलंकों की कम अथवा अधिक संख्या को पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य कलंकों की कम अथवा अधिक संख्या पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। ग्रह क्या है? प्लैनेट। ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड या कैलेस्ट्रल बॉडी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कहलाते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा लेती है और उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रहों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, मरकरी, शुक्र, वेन्यूस, पृथ्वी, अर्थ और मंगल, मार्स। ये आंतरिक ग्रह हैं। तथा बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनियस तथा वरुण, नेपच्यून। ये सब बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये सब बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह बुध, इसे वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहते हैं। तो बुध को क्या कहता जाता है? वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह। इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। मील में 3431 मील। मास 330 मिलियन से 300 मिलियन टन है। तापमान 131 डिग्री सेंटीग्रेड है। अधिकतम 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान अधिकतम इतना क्यों है? क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक है, इसलिए इसे वाणिज्य एवं निपुणता ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर या 36 मिलियन मील। दिन की अवधि 58.65 पृथ्वी दिनों के बराबर। तो बुध और पृथ्वी के दिनों की अवधि दोनों बराबर हैं और पृथ्वी के दिन 87.97 दिनों के बराबर। ऊपरी सतह का घनत्व 1 किग्रा 0.38 ग्राम। बुध ग्रह चंद्रमा के समान है, जिस पर बहुत से प्रसुप्त ज्वालामुखियों अनेक क्रेटर पाए जाते हैं। तो बुध ग्रह पर प्रसुप्त ज्वालामुखियों क्रेटर पाए जाते हैं जो चंद्रमा के समान है। शुक्र वेनिस कहते हैं, इसे सुंदरता की देवी कहते हैं। बुध को वाणिज्य एवं निपुणता ग्रह, शुक्र को सुंदरता की देवी। शुक्र का व्यास 12,102 किलोमीटर है, 7,520 मील। मास 4,870 मिलियन टन है। तापमान 457 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक तापमान तक उपलब्ध नहीं है। सूर्य से दूरी 108 मिलियन किलोमीटर 67 मिलियन मील है और दिन की अवधि पृथ्वी के 243.01 दिन के बराबर और वर्ष पृथ्वी के 224.7 दिनों के बराबर। ऊपरी सतह का घनत्व 1 किलोग्राम बराबर 0.88 किलोग्राम। शुक्र वीनस को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है। तो शुक्र को
पृथ्वी का चूड़ाग्रह भी माना जाता है। परंतु दोनों ग्रहों में बहुत सी समानता है। उदाहरण के लिए शुक्र के ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पठार, अनेक ज्वालामुखी, वलनदार पर्वतमालाएं तथा समतल लावे के मैदान है। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल से लिपटा हुआ है। तो शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, पठार, ज्वालामुखी और बुलंददार पर्वतमालाएं पाई जाती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से लिपटा हुआ है। इसमें दो बड़े भूभाग पर महाद्वीपों के समान है जिनकी ऊंचाई कई किलोमीटर है। इसलिए कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का धरातल पृथ्वी के समान है। तो शुक्र ग्रह का धरातल किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी अर्थ व्यास 12,756 किलोमीटर, 7,926 मील, 5,976 मिलियन और मिलियन टन मास है। तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक और सूर्य से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन मील। दिन की अवधि 23.92 घंटे, वर्ष की अवधि 365.25 दिन। पृथ्वी के और धरातलीय घनत्व 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। पृथ्वी एक गेंद के समान है। तो पृथ्वी किसके समान है? गेंद के समान है, परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण इसका विषुवतीय भाग कुछ उभरा हुआ तथा ध्रुवीय भाग कुछ चपटा हुआ है। इस कारण इसे जियोडाइड आकृति की है। तो पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, पृथ्वी की आकृति ऐसी है तथा एक ग्रीनविच रेखा खींची गई है जिससे निर्धारित जो पृथ्वी की इधर खींची गई है जिससे ये पृथ्वी गोल मानी गई है और इसे ही पृथ्वी का कुछ भाग चपटा है। इसी कारण इसे एक जियोइड की आकृति की है। हमारी पृथ्वी अन्य पार्थिव ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल से भिन्न है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। इसकी सूर्य से दूरी तथा आकार के कारण इस वायुमंडल में उत्पत्ति संभव हो सकी। इस पर ठोस, द्रव्य तथा गैसें पाई जाती है। पृथ्वी पर जल है जिसके कारण संभव हो सका है। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के धरातल पर लगातार ज्वालामुखी के उद्गार से हो रहा है। इन ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा, राख, धुआं तथा वाष्प जल में वायुमंडल की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार बादल बने, वर्षा हुई तथा पृथ्वी के निचले भागों में जल अवतरित होकर सागर का रूप धारण करता गया है। पृथ्वी के तापमान में स्थिरता ही है और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आरंभ हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन दान देने वाली ऑक्सीजन में बदलने लगी है। पृथ्वी के लगभग 367 वर्ग किलोमीटर पर सागर फैला है। तो कितने वर्ग किलोमीटर पर? 367 वर्ग किलोमीटर पर सागर फैला हुआ है, जो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना तथा चंद्रमा के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो 2 गुना तो मंगल ग्रह का और चंद्रमा के क्षेत्र का 9 गुना है। पृथ्वी के धरातल का सबसे निचला भाग प्रशांत महासागर है जिसका मेरियाना ग्रंथ कहते हैं। तो पृथ्वी का धरातल का सबसे निचला भाग प्रशांत महासागर है जिसे मेरियाना ट्रंच कहते हैं, जिसकी गहराई 10,920 ने 11,022 मीटर है। यदि माउंट एवरेस्ट की इस गर्त में डाल दिया जाए तो भी जल की गहराई लगभग 2 किलोमीटर होगी। मंगल ग्रह लाल ग्रह और युद्ध का देवता। लाल ग्रह और युद्ध का देवता मंगल ग्रह कहा जाता है। सुंदरता की देवी शुक्र ग्रह को और निपुणता का ग्रह बुध ग्रह को। याद रखने वाली चीज़ें, मंगल ग्रह लाल ग्रह या युद्ध का देवता। यहाँ 6,876 किलोमीटर, मास 642 मिलियन टन, तापमान न्यूनतम -137 डिग्री, अधिकतम 37 डिग्री, सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर, 142 मिलियन टन, दिन की अवधि 24.723 घंटे, वर्ष पृथ्वी के 188 वर्षों के बराबर, ऊपरी स्तर का घनत्व 1 किग्रा 0.38 किग्रा। मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा है। मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा है, परंतु इसमें बहुत सी विचित्र भूआकृतियाँ पाई जाती हैं। इस पर बहुत प्रकार के ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक ज्वालामुखी की ऊंचाई 28 किलोमीटर से अधिक है। एक बड़ी बड़ी कैनियन पूरे गोलार्ध पर फैली हुई है जिसकी लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर है। इस पर ग्रह, जल, अपवाद एवं बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। तो बाढ़ के प्रमाण भी मिले हैं मंगल ग्रह पर। बहुत सी भूआकृतियाँ पवनी द्वारा नियमित प्रतीत होती हैं, इसलिए ध्रुवीय भागों में हिम तथा धूल के निक्षेपों की संभावना जताई गई है। बाह्य ग्रह और प्लैनेट बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण तथा वरुण, नेपच्यून तथा प्लेटो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। सभी ग्रह हल्के पदार्थ के बने होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा ऑक्सीजन मुख्य हैं। बाह्य ग्रह चट्टाने द्वारा निर्मित नहीं बल्कि हिम के बने हुए हैं। तो बाह्य ग्रह हिम के बने हुए हैं तथा आंतरिक ग्रह चट्टानों, ज्वालामुखियों आदि से बने हुए हैं। सबसे पहले बृहस्पति, जुपिटर
देवताओं का ग्रह, तो बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहते हैं। व्यास 142.984 किलोमीटर है और 88 और मास 19 लाख मिलियन टन, तापमान 153 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम ज्ञात नहीं, सूर्य से दूरी 778 मिलियन किलोमीटर, दिन की अवधि 9.84 घंटे, वर्ष 11.86 पृथ्वी के वर्षों के बराबर, ऊपरी सतह का घनत्व 1 किग्रा 2.53 किग्रा। बृहस्पति का अधिकतर भाग गैस तथा तरल पदार्थ का बना हुआ है, इसका कोई भी भाग ठोस पदार्थ का नहीं है, परंतु इस चंद्रमा पर ठोस पदार्थ के बने हुए भी पाए गए हैं। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं में आओ यूरोपा, गैनमीड तथा कैलिस्टो की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी, इसलिए इनको गैलीलियो चंद्रमा कहते हैं। तो बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा ग्रह हैं। तो बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा ग्रह हैं। एक का नाम आओ, दूसरे का नाम यूरोपा, तीसरे का नाम गैनीमीड और चौथे का नाम कैलिस्टो। तो इन चारों चंद्रमा की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति के गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में, इसलिए इन्हें गैलीलियो का चंद्रमा कहते हैं। इसका आयतन पृथ्वी के आयतन की तुलना में 1300 गुना है। शनि कृषि का देवता, तो कृषि का देवता कौन है? शनि का व्यास 120,660 किलोमीटर है, 74,974 मील है, मास 570 मिलियन टन है, तापमान -185 डिग्री से अधिकतम ज्ञात नहीं है, सूर्य से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर, दिन की अवधि 10.23 घंटे और वर्ष पृथ्वी के 29.46 वर्षों के बराबर, ऊपरी सतह का घनत्व 1 किलोग्राम 1.07 किलोग्राम। शनि का वलय तंत्र, तो शनि का वलय तंत्र है, वलय बर्फ से ढके चंद्रमाओं के अवशेष हैं। 2015 में कोलोराडो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता रॉबिन केनेप ग्रह वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत का प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में नेचर में प्रकाशित किया। अपनी परिकल्पना को विकसित करने के लिए केनेप ने कणों की जमी रचना को समझाने के लक्ष्य के साथ साथ विशेष कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया गया, जिसमें ओलो के आकार से लेकर अन्य छोटे टुकड़े भी थे। तो रॉबिन केनेप का सिद्धांत बताता है कि 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के जन्म के दौरान शनि का एक उपग्रह ग्रह में डूब गया। शनि का वलय तंत्र उस विशाल हिम चंद्रमा उपग्रह का अवशेष है जिसमें एक चट्टान कोरे हैं, जिसे ग्रह की मारी गई टक्कर से निकाले विशाल टुकड़े ने रिंगों की एक प्राणी बनाई जो हमें देख सकते हैं, लेकिन अरबों वर्षों से इन बड़े टुकड़ों के बीच कई टकराव कारण छोटे छोटे कणों के बड़े वलय को जन्म दिया है, जो आज भी देखा जा सकता है। तो मतलब शनि है ना, ये शनि है, तो शनि के चारों ओर है इसे जो छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े चक्कर लगाते हैं, तो इसे ही शनि का वलय कहते हैं। तो ये किसने की थी? रॉबिन केनेप ने की थी खोज। जो सूर्य ग्रह और धूमकेतु है, मतलब ये छोटे छोटे ग्रह लगाते हैं ना, वो सूर्य ग्रह और धूमकेतु, वे ग्रह विकास के जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह ही वर्तमान में 8,29,337 ज्ञात सूर्य ग्रह है और 3,591 ज्ञात धूमकेतु हैं। यूरेनस और अरुण हरित ग्रह अथवा स्वर्ग का देवता, तो यूरेनस और अरुण हरित ग्रह हैं या स्वर्ग का देवता हैं। यहाँ 51,118 किलोमीटर, 86,800 मिलियन टन, 214 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम ज्ञात नहीं, सूर्य से दूरी 2,870 मिलियन किलोमीटर, दिन की अवधि 17.9 घंटे, वर्ष 84.08 प्रत्येक वर्षों के बराबर, घनत्व 1 किलोग्राम या 0.92 किलोग्राम। नेपच्यून वरुण सागर का देवता, अरुण तो स्वर्ग का देवता है और नेपच्यून सागर का देवता है। व्यास 49,528 किलोमीटर, मास 1,02,000 मिलियन टन, तापमान -225 डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य से दूरी 44,97 मिलियन किलोमीटर, दिन की अवधि 19.2 घंटे, पृथ्वी के 164.87 वर्षों के बराबर, घनत्व 1 किलोग्राम बराबर 1.18 किलोग्राम। यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ये गैस हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन से घिरे हुए हैं। तो यूरेनस और नेपच्यून जुड़वा ग्रह हैं और पृथ्वी और शुक्र भी जुड़ा ग्रह हैं, और ये हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन से घिरे हुए हैं। प्लेटो बोना ग्रह मृत्यु का देवता कहते हैं। व्यास 2300 किलोमीटर, तो प्लेटो को मृत्यु का देवता, मास 13 मिलियन टन, तापमान 236 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम ज्ञात नहीं, सूर्य से दूरी 59 किलोमीटर, 3666 मील, दिन की अवधि 6.39 घंटे, वर्ष पृथ्वी के 248.54 वर्षों के बराबर, घनत्व 1 किलोग्राम 0.30 किलोग्राम। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के प्राग सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया, इसे बोने ग्रह के
श्रेणी में रखा गया। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि प्लेटो तथा सीरस को बौने ग्रह माने जाते हैं तथा इसे मृत्यु देवता भी कहते हैं। ग्राहिका, ग्राहिका क्या है? सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटी ग्राहिकाएं मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य परिक्रमा करती हैं, जिनको एस्टेरॉयड कहते हैं। कभी कभी ये ग्रहिकाएं टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी पर आ गिरती हैं। तो ग्रहिकाएं क्या हैं? सूर्य के चारों ओर करोड़ों करोड़ छोटी ग्रहिकाएं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य परिक्रमा करती हैं। तो सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटी ग्रहिकाएं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य परिक्रमा करती हैं, जिनको एस्टेरॉयड कहते हैं। और ये कभी कभी ग्रहिकाएं टूटकर पृथ्वी पर आ गिरती हैं। धूमकेतु, पुच्छल तारा। धूमकेतु, पुच्छल तारा। सौरमंडल में पुच्छल तारे आश्चर्यजनक खगोलीय पिंड माने जाते हैं। जमी हुई गैसों से बने धूमकेतु। तो ये धूमकेतु किससे बना होते हैं? जमी हुई गैसों से। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। बर्फ की गेंद से की जाती हैं। बहुत से धूमकेतु दीर्घ मार्ग में परिक्रमण करते हैं। धूमकेतु जब शनि की कक्षा में प्रवेश करते हैं तब ये नजर आने लगते हैं। हेली धूमकेतु बड़े धूमकेतु में से एक है। तो हेली क्या है? हेली एक धूमकेतु है जो शनि के चक्कर लगाते हैं, शनि की कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो इन्हें तब ये नजर आने लगते हैं। 76 वर्ष के पश्चात ये पृथ्वी की कक्षा में गुजरता है। उल्का, उल्का पिंड क्या है? मेटोरॉइड्स। उल्का पिंड तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमते हुए उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलकर चमकने लगते हैं। तो उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड एक पिंड है जो तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमता हुआ पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के फलस्वरूप तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण के पश्चात वो जलने लगता है और राख में बदलकर धरती पर बिखर जाता है। और इन्हें ही सामान्यतः शूटिंग स्टार कहते हैं। तो उल्का एक शूटिंग स्टार है जो पृथ्वी पर प्रवेश के दौरान घर्षण के कारण वायुमंडल में राख बन जाता है और पृथ्वी पर गिरता है तो चमकने लगता है। उल्कापिंड। मेटोराइट, अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु पृथ्वी के धरातल पर गिरती है तो उल्कापिंड कहलाती है। अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु जब पृथ्वी के धरातल पर गिरेगी तो उल्कापिंड के नाम से संबोधित की जाएगी। ये उल्कापिंड चट्टानों के टुकड़ों, राख, निकेल, लोहे आदि के बने होते हैं। बीच में उल्कापिंड के गिरने से ओरिजिनो राज्य में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया है। तो उल्कापिंड के बनने से ओरिजिनो राज्य में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया है। कहा जाता है कि 1300 मीटर गहरा ये क्रेटर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बना था। तो अरिजोना राज्य। चंद्रमा क्या है? विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों तथा खोजों के कार्यों के पश्चात चंद्रमा के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जिसका व्यास 3,470 किलोमीटर है। चंद्रमा पर करोड़ों ज्वालामुखी जो छोटे आकार में गड्ढे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास के हैं। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में मंद गति से दूरी पर घूमता है और अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में इसे 27 दिन लगते हैं। तो चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। चूँकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में भी लगभग उतना ही समय लगता है, इसलिए चंद्रमा का एक भाग ही पृथ्वी पर नजर आता है। एक पूर्ण चंद्रमा से दूसरे पूर्ण चंद्रमा के बीच 29.5 दिन लगते हैं। तो एक पूर्ण चंद्रमा और दूसरे चंद्रमा के बीच 29.5 दिन लगते हैं और 27 दिन में ये पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। एक महीने के अलग अलग दिनों तक चंद्रमा की आकृति में भिन्न भिन्न दिखाई देती है, जिसका मुख्य कारण चंद्रमा तथा पृथ्वी का पारस्परिक बदलता स्थान है। चंद्रमा के इन बदलते स्वरूप को चंद्रकलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा जब एक स्थान से जब चक्कर लगाता है तो चंद्रमा की आकृति भिन्न भिन्न दिखाई देती है, जिसके कारण चंद्रमा तथा पृथ्वी का पारस्परिक बदलता स्थान है और चंद्रमा के इन बदलते स्वरूप को चंद्रकलाएं कहते हैं। द्रव्यमान 0.073 किलोमीटर द्रव्यमान है। व्यास 3,475 किलोमीटर, घनत्व 3,340 किग्रा मीटर क्यूब और गुरुत्व 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और घूर्णन समय 655.7 घंटे और दिन की अवधि 708.7 घंटे और सूर्य से दूरी 0.384 किलोमीटर। कक्षीय समय 27.3 दिन। कक्षीय वेग 1 किलोमीटर से। कक्षीय झुकाव 5.1। मध्य तापमान 20 डिग्री 20 सेंटीग्रेड। उपग्रहों की संख्या 0। वलय तंत्र नहीं है। जो चंद्रमा पर वलय तंत्र नहीं पाया जाता है वो चंद्रमा का एक भी उपग्रह नहीं है। अब ये है परिक्रमण किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, जिसमें 365 मौसम बदलने के 5 कारण। मतलब मौसम किससे बदलते हैं? तो मौसम बदलने के 5 कारण हैं परिक्रमण। एक तो परिक्रमण से, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में
जिसमें 365 में 25 दिन लगते हैं। घूर्णन से पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी गति विषुवत रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और झुकाव से पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, जिससे भी मौसम बदलता है। दूरी से पृथ्वी अपनी दूरी पर सदैव एक कोण पर झुकी रहती है तथा ध्रुव तारा सदैव उत्तरी ध्रुव में रहता है, जिससे भी मौसम बदलता है। और गोलाई से पृथ्वी की आकृति एक जियोइड के समान है, तो पृथ्वी की आकृति एक जियोइड के समान है, जो पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है। अब मौसम क्या है? पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जून के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने पड़ता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है तथा दक्षिण गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। 6 महीने के पश्चात दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दिसंबर के महीने में दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। तो ये है कि दिसंबर 21 से 22 मकर संक्रांति, मतलब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा। मार्च 20 से 21 पर बसंत विष्णु 0 डिग्री विष्णुवत रेखा पर। 20 से 21 जून कर्क संक्रांति 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। और सितंबर 22 से 23 शरदकालीन विष्णु 0 विष्णुवत रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कोई भी स्थान ग्रीनविच से 180 डिग्री से पश्चिम में स्थित है, उसका समय ग्रीनविच लंदन के समय से 12 घंटे पीछे होगा। तो मतलब कोई भी स्थान ग्रीनविच से इधर स्थित है तो उसका स्थान ग्रीनविच लंदन के समय से 12 घंटे पीछे होगा। मतलब पश्चिम में स्थित है तो 12 घंटे पीछे होगा, और पूर्व में स्थित है तो 12 घंटे आगे होगा। और भारत पूर्व में पड़ता है तो भारत का 12 घंटे आगे होगा। जैसे कोई मुसाफिर पूर्वी गोलार्ध के पश्चिम गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पार करता है तो उसको एक दिन छोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई मुसाफिर पश्चिम गोलार्ध से पूर्व गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पार करता है तो उसको एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा समय क्षेत्र को टाइम जोन में दिखाया गया है। अब ये समकक्ष सार्वभौम समय कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम 1928 में ग्रीनविच लंदन समय को समकक्ष सार्वभौम समय में बदल दिया गया। वर्तमान में सभी देशों में सरकारी कामकाज के लिए यूटीसी मतलब यूनिवर्सल टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीसी समय को पेरिस फ्रांस के प्रसारण समय में निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र के मध्य भाग के दोनों ओर 60 डिग्री का अंतराल होता है। यदि कुछ देशों में समय क्षेत्र को संशोधन करके सीमाओं में परिवर्तन किया गया है ताकि स्थानीय समय को जटिलता को दूर किया जा सके। दिन का प्रकाश बचाने का समय। विश्व के कुछ देशों में बसंत ऋतु आते ही अप्रैल के पहले रविवार को समय का 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, और अक्टूबर के आखिरी रविवार को घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश से लाभ उठाकर बिजली के उपभोग से बचत की जा सके। इस प्रकार से घड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है। समय का इस प्रकार प्रकाश संवेचन करने का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ये समय को प्रकाश संवेचन करने का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समय का प्रकाश संवेचन करने का आविष्कार किया। दीर्घवृत्त क्या है तथा लघुवृत्त क्या है? अक्षांश तथा देशांतर के निर्धारण में दीर्घवृत्त एवं लघुवृत्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अक्षांश और देशांतर का निर्धारण करना दीर्घवृत्त में और लघुवृत्त के द्वारा होता है। दीर्घवृत्त ऐसे वृत्त को कहते हैं जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप है और इनकी संख्या अनंत हो सकती है। एक दीर्घवृत्त में प्रत्येक देशांतर रेखा दीर्घवृत्त की आदि होती है। एक चपटे कागज पर बने मानचित्र पर हवाई जहाजों को मार्ग सीधी रेखाओं के लिए दिखाया जाता है, और दीर्घवृत्त को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश रेखाएं की लंबाई विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर घटती चली जाती है, जिस कारण वे लघुवृत्त बनाती हैं, और इन लघुवृत्तों को केंद्र पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप नहीं होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से पश्चिम की पूर्व ओर खींची गई है तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध।
पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण को 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार विभाजन से पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिम गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। 0 डिग्री ग्रीनिच लंदन से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध तथा 0 डिग्री ग्रीनिच लंदन से 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध है। थल तथा जल के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया जाता है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में थलीय भाग का अधिक है तथा इसलिए इसको थलीय गोलार्ध कहते हैं। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में जल का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध को जल का गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में थल अधिक है इसलिए थलीय भाग, और दक्षिण गोलार्ध में जल अधिक है इसलिए इसे जलीय भाग कहते हैं। अब है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस सिस्टम का आविष्कार 1970 में सुरक्षा तथा सैन्य के उद्देश्य के लिए किया गया। इसमें पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मानव द्वारा छोड़ी गई 2434 उपग्रहों की सहायता से किसी स्थान की अक्षांश तथा देशांतर का निर्धारण किया गया। इसके द्वारा किसी स्थान का निर्धारण सेंटीमीटर की शुद्धता के लिए भी किया जाता है। इस विधि में पॉकेट रेडियो के आकार का ऐसा यंत्र होता है जिसमें 3 कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से शुद्ध रूप से अक्षांश तथा देशांतर को निर्धारित कर लिया जाता है। आजकल इस यंत्र का उपयोग जहाजरानी, भूमि सर्वेक्षण, राजमार्गों, खनन संसाधनों के मानचित्र तैयार करने में तथा पर्यावरण से संबंधित परियोजना तैयार करने में होता है। भूगोल में इस विधि का विशेष महत्व है क्योंकि इसकी सहायता से मानचित्र बनाने तथा स्थानों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। GPS एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा कोई भी विश्व में कहीं भी किसी भी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। GPS 3 खंडों में विन्यासित है और ये तीन हैं। अंतरिक्ष खंड GPS उपग्रह लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति एक कक्षा में 4 GPS उपग्रहों की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 6 कक्षाओं में GPS उपग्रह कार्यरत हैं। तो लगभग 20,000 किलोमीटर की अंतराल में GPS उपग्रह हैं जो ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 6 कक्षाओं में एक GPS उपग्रह कार्यरत हैं जो 12 घंटे के अंतराल पर पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। और सेकंड है नियंत्रण खंड या भू नियंत्रण केंद्र। ग्राउंड नियंत्रण केंद्र उपग्रह की कक्षा की निगरानी, नियंत्रण की रखरखाव की भूमिका निभाते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षा में GPS के साथ साथ उपग्रहों का विचलन सही स्तर के भीतर है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और जनक माने जाते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और जनक माने जाते हैं। यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा में स्थित तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। TE तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम TERLS तुम्बा में है, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कुलपति रामकृष्णन रामानाथन के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 में इनकोस्पार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। तो इनकोस्पार का गठन विक्रम साराभाई और डॉक्टर कालपति रामकृष्ण ने 1962 में किया गया। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन इसरो का संगठन 15 अगस्त 1969 को किया गया। तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया। विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इनका उपयोग अब ये नई दुनिया के 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। अंतरिक्ष विभाग DOC और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी और इसरो को 1 जून 1972 को DOC के तहत लाया गया। भारत ने संचार और सुदूर संवेदन उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और उपयोग कार्यक्रम विकसित किए हैं और जबरदस्त प्रगति की है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली को दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मोबाइल संबंधी सेवाओं के लिए और भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS को प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए विकसित किया गया था। हाल ही में भारत ने अपने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भाग के रूप में मंगल और चंद्रमा मिशन भेजे थे। तो अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई और 1 जून 1972 को DOC के तहत लाया गया और 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष इसरो का गठन किया गया। और इनकोस्पार मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकास समिति का गठन 1962 में कालपति रामकृष्ण रामानाथन और डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में किया गया। और डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और जनक माने जाते हैं और यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के तुम्बा स्थित तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से शुरू हुआ। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तीन खंड है, जिसमें अंतरिक्ष खंड GPS उपग्रह जो 20,000 किलोमीटर की लगभग 20,000 किलोमीटर होता है।
मतलब अंतराल 20,000 किलोमीटर होता है, वो नियंत्रण खंड भू नियंत्रण के अंदर है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया।